कक्षा 9 पाठ 2 रीढ़ की हड्डी। इसके लेखक हैं श्री जगदीश चंद्र माथुर जी। सुप्रसिद्ध नाटककार जगदीश चंद्र बसु जी का जन्म सन 1917 में उत्तर प्रदेश के खुर्जा शहर में हुआ था। इनकी शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुई थी। बचपन से ही नाटकों में रुचि होने के कारण स्कूल और कॉलेज के सांस्कृतिक उत्सवों में ये नाट्य लेखन, निर्देशन और अभिनय करते रहे। यही शौक आगे चलकर सृजन में परिवर्तित हो गया। इनके नाटकों में विविधता है। ऐतिहासिक नाटकों के साथ साथ इन्होंने सामाजिक समस्याओं पर आधारित अनेक एकांकी और नाटक लिखे हैं। इनके द्वारा लिखे गए कुछ व्यंग प्रधान एकांकी बहुत ही प्रसिद्ध हैं। इनकी मृत्यु सन 1978 में हुई। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं कोकार्ण, दशरथ नंदन, शारदिया, पहला राजा, भोर का तारा, ओ मेरे सपने आदि। पाठ का सूक्ष्म परिचय। रीढ़ की हड्डी एकांकी के माध्यम से लेखक ने समाज में लड़का लड़की के बीच मौजूद भेदभाव को दर्शाया है। आज भी लड़कियों के प्रति रूढ़िवादी मानसिकता चारों तरफ व्याप्त है। लेखक ने इस पर प्रहार करते हुए लड़कियों की शिक्षा को अत्यधिक महत्व दिया है। शिक्षित होकर वे आत्मविश्वासी और साहसी बनती हैं। वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो जाती हैं और अपना भविष्य अधिक अच्छी तरह से संवार सकती हैं। लड़कियों को सजावट की वस्तु मानने वाले लोग तथा दहेज के लोभियों को शिक्षित और उनके अधिकारों के प्रति सचेत लड़कियां ही सबक सिखा सकती हैं। पाठ का सारांश। बाबू राम स्वरूप अपने नौकर के साथ मिलकर अतिथि कक्ष की सज्जा में सुधार कर रहे थे। यानी जैसे कोई मेहमान आता है तो हम घर को सजाते हैं, इसी तरह नौकर चादर की बजाय धोती मांगता है, जिससे मालकिन प्रेमा गुस्सा होकर स्टेज पर पहुंच जाती है। नौकर को चादर लाने का आदेश देकर प्रेमा अपने पति को बताती है कि उमा शादी के लिए जरा भी उत्साहित नहीं है। न वह चेहरे पर पाउडर लगाना चाहती है और न साड़ी बांधने को तैयार है। राम स्वरूप पत्नी से कहते हैं कि उमा को संभालने की और उसे तैयार करने की जिम्मेदारी उसकी है, पर पत्नी पति पर आरोप लगाती है कि न वे उसे अधिक पढ़ाते और न यह दिन देखना पड़ता। उसका केवल एंट्रेंस पास करना ही काफ़ी था। कहने का मतलब ये, जैसे कहते हैं ना समाज में कि बहुत लड़की पढ़ी लिखी है तो इसके नखरे होंगे, इसीलिए उसकी माँ उसको ऐसा कहती है। राम स्वरूप गुस्सा होकर पत्नी से कहते हैं कि वह उसकी पढ़ाई लिखाई की चर्चा क्यों कर रही है। उनके अतिथि गोपाल प्रसाद यूं तो वकील हैं, सभा सोसाइटियों में जाते हैं, पर वह बहू कम पढ़ी लिखी ही चाहते हैं। बेटा बीएससी करने के बाद मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा है। फिर पत्नी वह भी कम पढ़ी लिखी चाहते हैं। नौकर को मक्खन लाने भेज राम स्वरूप मेहमानों का स्वागत करते हैं। औपचारिकता समाप्त होने के बाद वह बातचीत का सिलसिला शुरू होता है। पता चलता है कि लड़का पढ़ाई में मार्जिन रखता है। दोनों अपनी बातचीत में पुराने जमाने को अधिक आकर्षक बताते हैं। उनका कहना है कि उनके जमाने का मैट्रिक पास भी आज के एमए पास से अच्छी अंग्रेजी जानता है। दोनों एक दूसरे की बात का समर्थन करते हैं तो शंकर ही कर हंसता है। यानी जो दोनों के पेरेंट्स बात करते हैं तो जो उनका लड़का है वो हंसता है। तभी गोपाल प्रसाद बिजनेस की बात पर आने को कहते हैं। एक बार तो राम स्वरूप चौंकते हैं, पर बात समझ कर कमरे से चाय की ट्रे और नाश्ता लाने को चले जाते हैं। गोपाल प्रसाद अपने बेटे शंकर को कहते हैं कि हैसियत तो ठीक लगती है, देखते हैं लड़की कैसी है। साथ ही शंकर को अपनी रीढ़ की हड्डी यानी बैकबोन सीधी करके बैठने को कहते हैं। राम स्वरूप कहते हैं कि हमारे जमाने के खूबसूरती का तो सवाल ही नहीं उठता था। वह शंकर से पूछते हैं कि शादी तय करने में खूबसूरती कितना मायने रखती है। उसका उत्तर गोपाल प्रसाद देते हुए कहते हैं कि लड़की का खूबसूरत होना निहायत जरूरी है, चाहे पाउडर लगाए या ना लगाए,
और तरीके से अपनाकर सुंदर दिखे, लेकिन लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी होने पर उसके नखरे कौन सहेगा। शंकर भी इस बात का समर्थन करता है, वह अधिक से अधिक 10वीं पास होनी चाहिए। इसके लिए गोपाल प्रसाद जी तर्क देते हुए कहते हैं कि लोगों का कहना है कि लड़कों को बीए एमए करवाया है तो बहू भी ग्रेजुएट हो। अरे मैं कहता हूँ दोनों ही क्या बराबरी कर सकते हैं। मर्दों का काम है पढ़ लिख कर काबिल होना। अगर औरतें भी अंग्रेजी अखबार पढ़ेंगी, पॉलिटिक्स पर बहस करेंगी तो घर कैसे चलेगा। राम स्वरूप जी शेर के बाल होते हैं, शेरनी के नहीं। मोर के पंख होते हैं, मोरनी के नहीं। ऐसी ही कुछ बातें केवल मर्दों को ही शोभा देती है। ऊंची तालीम भी उनमें से एक है। सादे कपड़ों में पान की तस्तरी लिए हुए उमा आती है और तस्तरी अपने पिताजी को देती है। उसी समय उसका चेहरा ऊपर उठ जाता है और नाक पर रखा सोने के फ्रेम वाला चश्मा देख पिता पुत्र चौंक जाते हैं। राम स्वरूप उनकी मनसा जान बहाना बनाते हैं कि पिछले महीने इसकी आंखें दुखने से प्रभावित हो गई थी, इसलिए कुछ दिन के लिए चश्मा लगाना पड़ा। गोपाल प्रसाद जानना चाहते हैं कि कहीं पढ़ाई के कारण तो यह चश्मा नहीं लगा है। गाने बजाने के बारे में पूछने पर उमा सितार उठा मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई भजन सुनाती है। तभी उसकी आंखें शंकर से मिलती हैं और वह गाते गाते रुक जाती है। गोपाल प्रसाद पेंटिंग और सिलाई की भी जानकारी देते हैं और इनाम वगैरह जीतने की बात करते हैं, लेकिन उमा चुप रहती है। गोपाल प्रसाद के यह कहने पर कि उमा को बोलना चाहिए, उमा दृढ़ स्वर में कहती है कि क्या जवाब दूं बाबूजी। अब कुर्सी मेज बिकती है तो दुकानदार कुर्सी मेज से नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को ही दिखला देता है। पसंद आ गई तो अच्छा, वरना वह आगे कहती है जरा इन महाशय से पूछिए कि क्या लड़कियों के दिल नहीं होते, क्या उन्हें चोट नहीं लगती। उस गोपाल प्रसाद को कहती है और आप इतनी देर से नाप तोल कर रहे हैं, जरा अपने इस शहजादे से पूछिए कि अभी पिछली फरवरी में ये लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द क्यों घूम रहे थे और वहाँ से कैसे भगाए गए थे। गोपाल प्रसाद पूछते हैं कि क्या तुम पढ़ी लिखी हो। उमा हाँ, मैंने बीए पास किया है, कोई चोरी नहीं की और न ही आपके पुत्र की तरह ताक झांक कर कायरता दिखाई है। मुझे अपने मान और इज्जत का ख्याल है। आपके बेटे को तो नौकरानी के पैर पड़ मुंह छिपाकर भागना पड़ा था। जैसे ही गोपाल प्रसाद छड़ी उठाने को तैयार होते हैं, उमा उन्हें और चिढ़ा देती है, घर जाकर यह पता लगाइएगा कि आपके लाडले बेटे के पास रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं, यानी बॉब पेन। बाबू गोपाल प्रसाद चेहरे पर बेबसी का गुस्सा लिए और शंकर रुलायापन सा चेहरा लिए हुए बाहर चले जाते हैं। राम स्वरूप धम से कुर्सी पर बैठ जाते हैं। प्रेमा भी घबराहट की स्थिति में वहां आती है। तभी रतन मक्खन लेकर आता है। सभी लोग उसकी ओर देखते हैं और एकांकी समाप्त हो जाती है। पाठ का सारांश समाप्त।